नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनबी, एक ऐसा शासक जिसने ईरान के शासक और ट्रांसआक्सियाना के शासक को पराजित करके पूरे मध्य एशिया में खलबली मचा दी। यहाँ तक कि जब बगदाद के खलीफा ने उसको खुरासान देने से मना कर दिया तो उसने बगदाद के खलीफा को भी चुनौती दे डाली और महमूद गजनबी ही पहला शासक है जिसने भारत के अंदर तक प्रवेश पाने में सफलता हासिल की। तो चलिए देखते हैं महमूद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, और इस वंश का नाम है यामनी वंश या गजनबी वंश। अगर हम संस्थापक की बात करें कि यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है इसहाक, और ये इसहाक पुत्र है अलप्तगीन का, यानी कि अलप्तगीन का पुत्र इसहाक अलप्तगीन के बाद गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम है बलक्तगीन। बलक्तगीन कौन है? ये सेनापति है। किसका सेनापति है? अलप्तगीन का। बलक्तगीन के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है पिराई। पिराई कौन है? गुलाम है। किसका गुलाम है? अलप्तगीन का। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है वो दामाद है। किसका? अलप्तगीन का। और अंतिम शासक जो महत्वपूर्ण हुआ उसका नाम है महमूद गजनबी। ये सुबुक्तगीन का पुत्र है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो यामनी वंश की गद्दी पर बैठता है उसका नाम है अलप्तगीन। इसीलिए अलप्तगीन को ही यामनी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद अलप्तगीन का पुत्र इसहाक गद्दी पर बैठा। इसके बाद अलप्तगीन का सेनापति बलक्तगीन गद्दी पर बैठा। इसके बाद अलप्तगीन का गुलाम पिराई गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। और लास्ट में हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। इसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको एक क्रम याद रहे कि कौन किस प्रकार से यामनी वंश की गद्दी पर बैठा था। दूसरी चीज़ ये है कि PCS 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि गजनबी वंश का या यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहुत सारे लोग महमूद गजनबी को इस वंश का संस्थापक बताते हैं, जबकि यह सही नहीं है। कौन है? अलप्तगीन। अब पढ़ते हैं महमूद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी आजम का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यहाँ पर देखिए, महमूद गजनबी इस्लामिक जगत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि महमूद गजनबी के पहले किसी शासक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। दूसरी चीज़, मगर इसके सिक्कों पर
अमीर महमूद का अंकन है। और इसने संस्कृत व अरबी भाषा में सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन 2000 PCS यूपी PCS में पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने किस भाषा में सिक्के चलाए। तो महमूद गजनबी ने संस्कृत और अरबी भाषा में सिक्के चलाए। सही है कि महमूद गजनबी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किया, लेकिन उसके सिक्कों पर हमें सुल्तान शब्द नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह पर हमें अमीर महमूद शब्द मिलता है। तो कोई अगर पूछे कि उसके सिक्कों पर क्या सुल्तान का अंकन है, तो आप कहेंगे नहीं, अमीर महमूद का अंकन है। आगे देखिएगा, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का रक्षक और आमीन उल मिल्लत यानी धर्म का रक्षक की उपाधि दी। महमूद गजनबी के विजयों को देखते हुए बगदाद का खलीफा इतना खुश हुआ कि उसने गजनबी को यामीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का रक्षक और आमीन उल मिल्लत अर्थात धर्म का रक्षक की उपाधि दी। यानी कि बगदाद का खलीफा कहा कि महमूद गजनबी इस्लामी साम्राज्य को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो आप हैं, इस्लामिक धर्म को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो आप हैं, और आज से आपको इसका निर्वहन करने का अधिकार दिया जाता है। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस्लामिक साम्राज्य और इस्लामिक धर्म दोनों को सुरक्षित रखें। और इसी समय महमूद गजनबी ने कसम खाया कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा और वहाँ के मूर्ति पूजकों का सर्वनाश कर दूंगा। सर हेनरी एलियट के अनुसार भारत पर महमूद ने कुल 17 बार आक्रमण किया। अगर सर हेनरी एलियट की बात मान लें हम, तो सर हेनरी एलियट कहते हैं कि भारत पर महमूद गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किए। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लोअर 2004 में, PCS लोअर 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अगर हम उद्देश्य की बात करें कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, तो 2 उद्देश्य थे महमूद गजनबी के। पहला उद्देश्य उसका था धन लूटना, जबकि दूसरा उद्देश्य था उसका
इस्लाम का प्रचार करना। महमूद गजनवी का जो पहला उद्देश्य था वो धन लूटना था, और इसका समर्थक इतिहासकार जाफ़र, इतिहासकार हबीबुल्लाह, इतिहासकार निजाम करते हैं। वो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने धन लूटने की लालसा से भारत पर आक्रमण किया। लेकिन महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उतबी, वह कहता है कि नहीं, महमूद गजनवी ने भारत पर इस्लाम के प्रचार के लिए वहाँ पर आक्रमण किया और वो मूठ पूजकों को सर्वनाश करना चाहता था या उनका विनष्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तो दोनों ही उद्देश्य थे उसके, धन का लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। अगर बात करें पहले आक्रमण की, यानी कि प्रथम आक्रमण, तो महमूद गजनवी का ये जो पहला आक्रमण हुआ वह सीमांत प्रदेश पर हुआ। यानी कि महमूद गजनवी ने इन क्षेत्रों पर, ये देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान है, ये काबुल है और ये है गजनी, ये है गजनी, और गजनी की गद्दी पर वह बैठा था। इन क्षेत्रों पर महमूद गजनवी ने पहली बार आक्रमण किया, यानी कि भारत में के अंदर तक घुसने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। ये आप गजनी देख रहे हैं, गजनी से इन क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया। द्वितीय आक्रमण, ये 1000 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। 1001 में पहला आक्रमण उसका हुआ। 1000 में पहला आक्रमण उसने किया और 1001 में उसका दूसरा आक्रमण हुआ, और इस दूसरे आक्रमण में जयपाल पराजित हो गया तथा अग्नि में कूदकर आत्महत्या की। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ और वो बैहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ, और जयपाल इस युद्ध में पराजित हुआ। उसको इतना तकलीफ़ हुआ कि वह अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लिया। बात करें तृतीय आक्रमण की, तो 1004 में इसका तीसरा आक्रमण हुआ भेरा के खिलाफ, और भेरा का शासक जो था उसका नाम था बाजिरा, और बाजिरा भी इस युद्ध में पराजित हो गया। अगर चौथे आक्रमण की बात करें, जो चौथा आक्रमण उसका 1006 ईस्वी में हुआ और मुल्तान पर हुआ। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद पराजित हुआ और नया शासक सुखपाल नौकाशाह बना। अपने चौथे आक्रमण में उसने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पराजित किया और जयपाल का जो नाती था सुखपाल, उसको इस्लाम धर्म में स्वीकार करवाया या इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाया। उसका नया नामकरण किया नौकाशाह, और फतेह दाऊद की जगह नौकाशाह को मुल्तान का शासक बनाया। पाँचवें आक्रमण की अगर हम बात करें तो पाँचवा आक्रमण भी उसका 1006 में हुआ और यह आक्रमण भी उसने मुल्तान पर किया, और इस बार सुखपाल
पराजित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी उसने दाऊद को पराजित करके सुखपाल को ही शासक बनाया था मुल्तान का, तो फिर वो 1006 में पुनः वापस आकर सुखपाल को क्यों पराजित किया? वजह ये थी कि जैसे ही गजनी पहुंचा, सुखपाल ने कहा कि मैं मुल्तान का शासक अपने बल पर बना हूँ, इसमें गजनबी का कोई योगदान नहीं है। इससे महमूद गजनबी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सुखपाल को दंड देने के लिए अपना 5वां आक्रमण किया और उसको पराजित करके उसे बंदी बना लिया। इसके अलावा हम 6ठा आक्रमण देखते हैं। एक 1008 ईस्वी में बहिंद पर यह आक्रमण हुआ। यहाँ आनंदपाल की संयुक्त सेना पराजित हुई। महमूद गजनबी ने जब नौकाशाह यानी कि सुखपाल को पराजित कर दिया तो उसका पिता आनंदपाल, जो कि बहिंद का शासक था, हिंदू शाही राजवंश का शासक था, उसने एक संयुक्त सेना बनाई और इस सेना में चौहान थे, चंदेल थे, परमार थे और ये सारी सेनाएं महमूद गजनबी के खिलाफ युद्ध लड़ी भी, लेकिन महमूद गजनबी अधिक योग्य निकला आनंदपाल की तुलना में और उसने आनंदपाल की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। बारहवां आक्रमण 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल भाग गया। महमूद गजनबी ने अपना 12वां आक्रमण 1018 में किया, कन्नौज राज्य पर किया। कन्नौज राज्य का जो शासक था उसका नाम था राज्यपाल। वह इतना डर गया महमूद गजनबी के आक्रमण से कि वह भाग गया और जब राज्यपाल भाग गया तो गजनबी ने मथुरा व वृंदावन के मंदिरों को खूब लूटा, जिससे चंदेल शासक विद्याधर बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। उसका मानना था कि अगर राज्यपाल गजनबी से युद्ध लड़ा होता तो वृंदावन और मथुरा के मंदिर लूटे नहीं गए होते। और जब यह समाचार महमूद गजनबी को मिला कि चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी है तो महमूद गजनबी विद्याधर को पराजित करने के लिए एक बार पुनः अभियान करता है और ये 14वां आक्रमण उसका है 1019-20 में। चंदेल शासक विद्याधर से संधि। उसका 14वां आक्रमण 1019-20 में चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ हुआ। दोनों की सेनाएं आमने सामने थी, शाम का समय था। अचानक विद्याधर की एक छोटी टुकड़ी उस शाम के युद्ध में पराजित हो गई, अतः रात में विद्याधर ने अपनी सेनाओं को पीछे ले लिया और जब सुबह हुई तो महमूद गजनबी ने देखा कि विद्याधर की सेना है ही नहीं। तो विद्याधर ने बाद में संधि प्रस्ताव की बात करी और गजनबी ने उसकी संधि वार्ता को मान लिया और वापस गजनी चला गया। पीसीएस 1991 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस 1991 में, कि वह कौन सा भारतीय शासक था
जो कभी महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ, तो वह शासक था विद्याधर। अगला देखते हैं 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी, सोमनाथ मंदिर पर। ये इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है। झारखंड पीसीएस 2016 में भी यह क्वेश्चन आया था कि महमूद गजनबी ने किस अभियान में या कौन सा आक्रमण था जब उसने सोमनाथ मंदिर पर अभियान किया। तो 16वां आक्रमण था, समय था 1025 ईस्वी, और यहाँ का शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम ने जैसे ही यह समाचार सुना कि महमूद गजनबी सोमनाथ पर आक्रमण करने वाला है, वह अपनी राजधानी को छोड़कर कच्छ की खाड़ी की तरफ भाग गया और बिना किसी प्रतिरोध के उसने मंदिर को लूटा। हालांकि वहाँ के सन्यासियों ने युद्ध किया, लेकिन उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह महमूद गजनबी को पराजित कर पाते। महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनी जा रहा था, तभी रास्ते में उसे खोखरों ने और जाटों ने बहुत अधिक परेशान किया। इसीलिए महमूद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण यानी कि 17वां आक्रमण उसने 1027 ईस्वी में किया, और यह अभियान उसका खोखरों जाटों के विरुद्ध था। और इस आक्रमण में उसने खोखरों और जाटों का सर्वनाश ही कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी के दरबार के विद्वान, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध विद्वान जो था उसका नाम था अल-बरूनी, जिसके बचपन का नाम था अबू रेहान। महमूद गजनबी के दरबार का जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान था वह अल-बरूनी था, और उसके बचपन का नाम अबू रेहान था। अगर इसकी पुस्तक की बात करें तो इसके पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। महमूद गजनबी इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। और अगर इसका हम बात करें अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया। हिंदी अनुवाद की बात करें कि हिंदी अनुवाद किसने किया, तो रजनीकांत शर्मा ने किया। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि वह कौन सा विद्वान था या पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो वह अल-बरूनी ही था। यानी कि इसने भारत में पुराणों, दर्शन व ज्योतिष का अध्ययन किया।
यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलबरूनी से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूडीए प्लस उत्तराखंड पीसीएस 2010 में अलबरूनी से क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड पीसीएस 2011 से अलबरूनी से क्वेश्चन बने, जबकि यूपी पीसीएस 2014 से भी अलबरूनी से क्वेश्चन बने। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी पूछता है कि अलबरूनी के बचपन का क्या नाम था, अबू रेहान। कभी पूछता है कि अलबरूनी के पुस्तक का क्या नाम है, तो किताबुल हिंद या तहकीक-ए हिंद। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, सचाऊ ने। हिंदी अनुवाद किसने किया, रजनीकांत शर्मा ने। इसने भारत में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया, तो पुराणों का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया और ज्योतिष का अध्ययन किया। जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है फिरदौसी, जिसका एक टाइटल है पूरब का होमर। और अगर इसकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। यूडीए 2013 और एमपीपीसीएस 2015 में फिरदौसी से क्वेश्चन उठे। यही फिरदौसी है जिसको महमूद गजनबी ने प्रत्येक छंद पर एक सोने की मुहर देने की बात करी थी, लेकिन बाद में उसने चांदी की मुहर देने की बात की, और जिससे फिरदौसी नाराज़ हो गया और उसने चांदी की मुहरें लेने से मना कर दिया। उत्बी, अगर उत्बी की बात करें तो उत्बी महमूद का दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक की अगर बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी या तारीख-ए यामिनी। और उत्बी से भी पीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया कि महमूद के दरबार का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उत्बी ही था। पीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर पुस्तक की बात करेंगे तो उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी या तारीख-ए यामिनी। बैहाकी को पूरब का पेप्स कहा जाता है। इसे पूर्वीय पेप्स कहा जाता है। और अगर इसकी पुस्तक की बात करें तो इसके पुस्तक का नाम है तारीख-ए सुबुक्तगीन। तो ये महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान थे या उसके दरबार के विद्वान थे। एक और विद्वान था जिसका नाम था उनसूरी।
अंसूरी नाम था इसका, और यह कला का महान संरक्षक था। तो देखा मेरे दोस्तों, महमूद गजनबी के दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान जिसमें से अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और अंसूरी हैं। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों से भी उसे बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली, बहुत सारी सीख मिली और महमूद गजनबी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।